नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग एल्बिडो और हीट बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एल्बिडो क्या होता है और ये जो है एल्बिडो ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा हीट बजट जो है वो क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एल्बिडो देख लें। तो एल्बिडो जो होता है वो उसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो एल्बिडो की परिभाषा जो है वो किसी तल द्वारा परावर्तित विकिरण तथा उस तल द्वारा प्राप्त विकिरण के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। कोई भी मान लीजिए तल है, उस तल पे जो विकिरण आ रही है और उस तल से जो विकिरण परावर्तित हो रहा है उसके अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पे ही सागर है, सागर पे विकिरण की कितनी मात्रा आ रही है और कितनी विकिरण की कितनी मात्रा परावर्तित हो रही है, तो इसका अनुपात एल्बिडो हो गया। इसी तरह से माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ भी वो भी विकिरण की कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो वो जो मात्रा एब्जॉर्ब हो रही है और जो मात्रा रिफ्लेक्ट हो रही है उसके अनुपात को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। आमतौर पे पृथ्वी का जो एल्बिडो है, पृथ्वी का एल्बिडो वो 35% जो है ये माना गया है। और एल्बिडो की अगर हम ये देखें कि एल्बिडो का निर्धारण कैसे होता है, तो एल्बिडो के निर्धारण में एक तो तल की प्रकृति और दूसरा है उस तल पे जो प्रकाश की किरण पड़ रही है, प्रकाश किरण का कोण। ये दोनों जो है वो एल्बिडो की स्थिति को निर्धारित करती है कि उस वस्तु का या उस जगह का एल्बिडो कितना होगा, उसके तल पे निर्भर करता है और ये जो है प्रकाश किरण का जो कोण बन रहा है उस पे निर्भर करता है। और इस दोनों से हम ये पता चलता है कि भूमध्य रेखा पे जो है वो एल्बिडो, भूमध्य रेखा पे एल्बिडो जो होता है वो कम होता है और ध्रुव पर जो एल्बिडो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर कोण के रेस्पेक्ट में बात करें तो अगर क्योंकि भूमध्य रेखा पे जो कोण है वो लगभग 90 डिग्री का बन जाता है और जो ध्रुव पे कोण होता है वो न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर कोण ज़्यादा होगा तो एल्बिडो कम होगा और अगर कोण जो है वो कम छोटा बन रहा होगा तो एल्बिडो की जो स्थिति होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे बताया कि एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो 35% है, यानी कि एल्बिडो जो है वो 0 से लेकर के 100 तक वेरी करता है। अगर किसी वस्तु का एल्बिडो 100 है तो वो जो है वस्तु बिल्कुल सफ़ेद होगा, वो जो वस्तु है वो बिल्कुल सफ़ेद होगा, क्योंकि ये वो सारा का सारा चीज़ जो है जो भी विकिरण आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग जो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो इसलिए पहनते हैं कि जो सफ़ेद कपड़ा है वो सारा का सारा विकिरण को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और अगर किसी चीज़ का एल्बिडो अगर 0 है तो वो बिल्कुल, जो एल्बिडो है वो बिल्कुल काला होगा। और अगर हम अलग अलग तल की बात करें कि पृथ्वी पे जैसे वन भी है, पृथ्वी पे सागर भी है, पृथ्वी पे जो है वो बर्फ़ भी है, तो अगर हम अलग अलग तल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो है वो जो ताज़ा बर्फ़ होता है, ताज़ा बर्फ़ का एल्बिडो जो सबसे ज़्यादा होता है 70 से
95% के आसपास होता है, यानी कि ताज़ा बर्फ़ जो है वो सारे के सारे लगभग सारे विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके अलावा अगर पुरानी बर्फ़ है तो उसका एल्बिडो 30 से 40% होता है। जो घने बादल होते हैं, घने बादल का भी एल्बिडो जो होगा वो 70 से 80% होगा। जनरली 4000 मीटर की मोटाई के जो बादल होते हैं उनका एल्बिडो 70 से 80 होता है, और जो छितराए हुए बादल होते हैं उनका एल्बिडो जो होता है वो 25 से 50% तक जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम अगर वन में उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वन का जो एल्बिडो है वो 21% होता है। इसके अलावा पतझड़ वन जो होते हैं उनका एल्बिडो 18% होता है। जो घास के मैदान होते हैं उनका एल्बिडो 15% होता है। बालू का एल्बिडो जो होता है वो 25 से 30% वेरी करता है, और कंक्रीट का जो एल्बिडो होता है वो 17 से 22% के आसपास होता है। तो आप ये समझ लें कि कंक्रीट का जो अगर आप एल्बिडो को देखते हैं तो ये सिर्फ 17 से 22% विकिरण का ही रिफ्लेक्शन करता है, बाकी को ये एब्जॉर्ब करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कंक्रीट जो है वो कंक्रीट कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता है। और अगर हम वही ताज़ा बर्फ़ या पुरानी बर्फ़ या घने बादल को देखें तो इनका जो है एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में इनका जो योगदान कम होता है। तो इन्हीं को आप देख करके ये इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अगर पृथ्वी पे ज़्यादातर चीज़ें सफ़ेद होंगी तो पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कम हो सकता है, कम होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो छत जो आजकल छत है, छत पे भी अगर वाइट पेंट जो है वो कर दिया जाए, जो सड़कें बन रही हैं, सड़कें अगर सफ़ेद बन जाएं, जो कि सड़कें काली होती हैं और वो एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि फिर ग्लोबल वार्मिंग में उसका योगदान ज़्यादा हो जाता है। तो एल्बिडो से आप ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से कम किया जा सकता है। ये तो आपका एल्बिडो हो गया। अगर हम इसके बाद हम हिट बजट की चर्चा करें, ऊष्मा संतुलन जो है एक्चुअल में ये ऊष्मा संतुलन क्या होता है, तो देखिए होता क्या है कि पृथ्वी ऊष्मा संतुलन का सिंपल मतलब होगा कि पृथ्वी जितनी विकिरण की मात्रा को एब्जॉर्ब कर रही है, अगर उतनी ही पूरी मात्रा को लौटा देती है, इसी को ही हम लोग ऊष्मा वितरण कहते हैं। अगर ऊष्मा हिट बजट कहते हैं इसे। अगर हिट बजट या पृथ्वी को की लौटाने वाली टेंडेंसी ना हो, जितना वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब ये इसका मैकेनिज़्म जो है ये कैसे काम करता है, किस तरह से जो विकिरण आती है और किस तरह से इसका कितना प्रतिशत जो है वो किस तल से लौटाया जाता है, इसको अगर हम देखें तो आप माने कि आपके पास मान लें कि पृथ्वी पे 100 यूनिट जो है वो ऊष्मा आ रही है, और इस 100 यूनिट का जो 35 यूनिट है या 35% कहिए, ये 35% जो है ये परावर्तित हो जाता है, जिसका कि इसका पृथ्वी पे कोई योगदान नहीं होता है। और इस 35% में 27% जो है वो बादलों के ऊपरी छोर से जो है वो परावर्तित होता है। 2% जो है हिमाच्छादित क्षेत्र जो है उनसे परावर्तित होता है, और 6% जो है वो वायुमंडल के ऊपरी परत से परावर्तित हो जाता है।
तो अगर हम 100 में से 35 घटा दें तो ये बचता है 65 यूनिट मान लीजिए ऊष्मा बचती है, जो कि ये ऊष्मा जो है वो अवशोषित ऊष्मा है। अब इस 65 में से जो 51% ऊष्मा है वो ऊष्मा पृथ्वी के धरातल द्वारा ये अवशोषित होती है, और जो ये 14% यहाँ ऊष्मा है ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती है। अब इस 14% को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, तो वापस 51% पे आते हैं। तो इस 51% में जो 17% या 17 यूनिट ऊष्मा है, ये ऊष्मा देखिए पृथ्वी के धरातल पे आई है, अवशोषित हुई है, और उसके बाद जब पार्थिव विकिरण होता है, पृथ्वी जब पार्थिव विकिरण करती है तो उसमें से ये 17% जो ऊष्मा है वो वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, और ये 14% जो ऊष्मा है ये पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। तो वायुमंडल में ये पहुंच जाती है। अब ये 14% ऊष्मा जो वायुमंडल में पहुंची है, और ये 38% ऊष्मा जो वायुमंडल में पहुंची है, ये 48% ऊष्मा जो है ये वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी गई। अब ये 48% अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित होती है, और ये 17% ऊष्मा जो है ये अंतरिक्ष में परावर्तित होती है। तो ये दोनों ऐड कर देते हैं तो ये 65% आता है, तो जो कि इस 65% के बराबर होता है। तो ये आपका हेड बजट है, मतलब पृथ्वी जितनी भी ऊष्मा लेती है इसको वापस वो रिटर्न कर देती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।